हेलो फ्रेंड्स, डैफोडिल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पवन कुमार सैन आज से आपको विज्ञान विषय का अध्ययन करवाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं साइंस के 0 पॉइंट से, साइंस के डेफिनेशन से, साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यह किस प्रकार से आगे फैल रहा है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम साइंस के 0 पॉइंट से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विज्ञान, जिसे अपन साइंस बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए, विज्ञान क्या है, हकीकत में विज्ञान क्या है। अगर बात की जाए विज्ञान के डेफिनेशन की, तो प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन, प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन, अर्थात आपको प्रकृति को एक क्रम से जानना है, क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रकृति को जानना है। अब जब आप प्रकृति का ये जो क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, अब इस क्रमबद्ध अध्ययन को विभिन्न प्रयोगों के द्वारा आपको सत्यापित करके प्रमाणित करना है। तो प्रकृति का क्रमबद्ध एवं प्रमाणित ज्ञान क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। प्रकृति का क्रमबद्ध एवं प्रमाणित ज्ञान है, वो क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। अब देखिए, अब जैसे विज्ञान शब्द पे बात करते हैं। अब ये जो विज्ञान शब्द है, इसकी उत्पत्ति ज्ञान शब्द के आगे संस्कृत भाषा का वी उपसर्ग लगाकर की गई है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर क्या करते हैं? अर्थ का परिवर्तन करते हैं। तो वी यानी विशेष और ज्ञान यानी ज्ञान। अब यदि आप किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं, यदि आप किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं, तो उसे अपन विज्ञान बोलेंगे। अब इसी प्रकार आजकल ये विज्ञान शब्द है विभिन्न प्रकार के सोशल सब्जेक्टों के आगे भी जुड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। इसका कारण यह है कि इन सब्जेक्टों को भी हम एक क्रम से, यानी इनका भी हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो इस क्रमबद्ध अध्ययन को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में ये जो सोशल सब्जेक्ट है, इनके आगे भी विज्ञान शब्द का यूज किया जाता है। अब ये जो साइंस शब्द है, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो अर्थात है जानना, जिसका अर्थ होता है टू नो अर्थात जानना। अब इस साइंसिया शब्द का कई बार उच्चारण साइंसिया भी किया जाता है। साइंसिया शब्द का उच्चारण कई बार साइंसिया भी किया जाता है। हमने 3 बातें पढ़ी है अभी तक। विज्ञान की डेफिनेशन, यानी प्रकृति का क्रमबद्ध एवं प्रमाणित ज्ञान क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा का एक उपसर्ग है वी, उसे ज्ञान शब्द के आगे जोड़कर की गई है, जिसका अर्थ निकलता है विशेष ज्ञान। और इसी प्रकार साइंस शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के साइंटिया या साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू नो या जानना। अब जानना किसे है? हमें प्रकृति को एक क्रम से जानना है, वही क्या है? विज्ञान है। अब अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है। बहुत सारी ब्रांच है विज्ञान की, जिनकी कुछ मुख्य ब्रांचों की हम बात करेंगे। एक नंबर पे अपन बात करते हैं जैसे साइंस की विभिन्न शाखाएं। अब एक नंबर पे अपन बात करते हैं भौतिक विज्ञान, जिसे अपन क्या बोलते हैं? फिजिक्स। 2 नंबर पे अपन बात करते हैं रसायन विज्ञान, जिसे बोला जाता है केमिस्ट्री। 3 नंबर पे अगर बात की जाए जीव विज्ञान, जिसे बोला जाएगा बायोलॉजी। 4 नंबर पे अपन बात करते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसे अपन बोलते हैं माइक्रो
बायोलॉजी। 5 नंबर पे बात की जाए वनस्पति विज्ञान, जिसे बोलते हैं बोटनी। आगे बात करें प्राणी विज्ञान या प्राणी शास्त्र, जिसे बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, इसी प्रकार साइंस की नाना प्रकार की ब्रांचें हैं। आगे बात की जाए कवक विज्ञान, जिसे बोलते हैं माइकोलॉजी। इसी प्रकार शैवाल विज्ञान, जिसे बोलते हैं फाइकोलॉजी। अगर आगे बात करें जीवाणु विज्ञान, जिसे बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। आगे बात की जाए विषाणु विज्ञान, जिसे बोलते हैं वायरोलॉजी। इस प्रकार से साइंस की बहुत सारी ब्रांचें हैं जिनका हम वर्तमान में अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, यहां से अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि विभिन्न प्रकार की जो ब्रांचें हैं उनका जनक कौन है। यहां से कई बार क्वेश्चन उठकर आता है कि ये जो विभिन्न प्रकार की साइंस की ब्रांचें हैं उनका जनक कैसे है। जैसे भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भौतिक विज्ञान का जनक कौन है। तो भौतिक विज्ञान के जनक है सर आइजक न्यूटन। भौतिक विज्ञान के जनक है सर आइजक न्यूटन। रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवाइजिया, जिसे कई बार लेवासिया भी बोल देते हैं, लेवासिया, या इसे लेवोसियर भी बोला जाता है। अब आगे बात की जाए जीव विज्ञान। ये जो जीव विज्ञान है इसका जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। अब सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। एंटन वॉन ल्यूवेनहोक यह सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक है। यह वही साइंटिस्ट है जिसने जीवाणु की खोज की थी। आगे बात की जाए वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेट्स। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेट्स। आगे बात करें प्राणी विज्ञान या जूलॉजी। जूलॉजी के जनक अरस्तु। जूलॉजी के जनक है अरस्तु। आगे बात करते हैं कवक विज्ञान। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी के जनक हेनरिक एंटन डी बेरी हैं। हेनरिक एंटन डी बेरी, हेनरिक एंटन डी बेरी। आगे बात की जाए शैवाल विज्ञान। शैवाल विज्ञान यानी फाइकोलॉजी, और फाइकोलॉजी के जनक है एफ ई फ्रिस। एफ ई फ्रिस फाइकोलॉजी के जनक हैं एफ ई फ्रिस। अब बात करते हैं आगे जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी। क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने। सबसे पहले जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने। तो जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन होगा, एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। अब आगे बात करते हैं विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी। अब विषाणु विज्ञान है इनके जनक, विषाणु विज्ञान के जनक। देखिए आपको यहां पे दो बातें जाननी है। ये जो वायरस है कई बार इसका जनक है ना बहुत सी किताबों में इवान विस्की मिलता है। हकीकत में ये इसका जनक नहीं है। इवान विस्की ने वायरस की खोज की थी। इवान विस्की ने वायरस की खोज की थी। अब विषाणु विज्ञान के जनक मार्टिनेस बेंजेरिक हैं। मार्टिनेस बेंजेरिक। तो वायरस की खोज किसने की थी, इवान विस्की ने। और वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान का जनक कौन है, मार्टिनेस बेंजेरिक है। अब आपको यहां पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद करवाता हूं मैं, उन पे ध्यान दीजिए।
देखिए जीवाणु, जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक, एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। और विषाणु के खोजकर्ता कौन है? विषाणु के खोजकर्ता इवान या इवोन विस्की, इवान विस्की, विषाणु के खोजकर्ता है इवान विस्की। अब बात की जाए, अब ये जीवाणुओं का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी। अब ये जो जीवाणु विज्ञान है, ये जो जीवाणु विज्ञान है, इनके जनक अपन किसे बोलते हैं? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक को ही बोलते हैं। यहां पे ल्यूवेनहोक की दो बातें और प्रचलित है। सबसे पहले जीवित कोशिका, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने की थी। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने की थी। कब की थी? 1674 में। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक ने की थी 1674 में। आगे बात की जाए, अब ल्यूवेनहोक है वो जीवाणु का खोजकर्ता है, जीवाणु विज्ञान का जनक है, और जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने की थी। और आगे बात की जाए जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसे अपन माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक है। तो इस प्रकार से यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं। अब विषाणु, विषाणु का शाब्दिक अर्थ वैसे आपको पता होगा, विष के अणु। अब वर्तमान में जो कोरोना डिजीज चल रही है वो भी एक विषाणु के कारण ही, विषाणु ग्रसित रोग है, जिसे अपन, जिसके कारण कौन सा रोग? विषाणु है, कोरोना। और इससे फैलने वाला रोग वर्तमान में कौन सा है? ये नोवल कोरोना वायरस है, नोवल कोरोना वायरस, जिसके कारण कौन सा रोग फैल रहा है? कोविड-19, कोविड-19। वायरस के बारे में आपको एक रोचक बात बता दूं, कोशिका सिद्धांत का अपवाद विषाणु है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद विषाणु है, अर्थात ये अकोशिकीय जीव होते हैं, यानी इनमें कोशिका नहीं होती। क्यों? इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये निर्जीवों के साथ, जब ये निर्जीवों के साथ रहते हैं तो निर्जीव की तरह ट्रीट करते हैं, और जब ये सजीवों के साथ रहते हैं तो सजीव की तरह ट्रीट करते हैं। अब आगे बात की जाए, अब आगे बात करते हैं अपन, सबसे पहले अपन बात करेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में मानव शरीर एक कॉमन टॉपिक है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव शरीर, तो हमें सबसे ज्यादा पता होना चाहिए मानव शरीर के बारे में, और उम्मीद करता हूं कि यह क्लास लेने के बाद मानव शरीर से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मानव शरीर। अब मानव शरीर का निर्माण किससे हुआ है? मानव शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। मानव शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिकाओं से। देखिए, मानव शरीर, अब मानव शरीर है उसका निर्माण किससे हुआ है? कोशिकाओं से। कोशिकाओं से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। अब देखिए, कोशिका क्या है? सजीवों के शरीर की संरचनात्मक, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यानी एक ऐसी इकाई जो मानव शरीर की संरचना करती है और मानव शरीर की जो समस्त कार्य प्रणाली है जिसके अंदर संपन्न होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। अब आगे बात की जाए कोशिका, कोशिका की खोज का भी एक रोचक इतिहास है। अब आपको पता होगा कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। किसमें की थी? कोरक की छाल में, कोरक की छाल में।
आगे बात करते हैं। अब वास्तव में ये कोशिका थी मृत कोशिका थी, ये कोशिकाएं वास्तव में मृत कोशिका थी। और मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। और सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अब आपको पता होना चाहिए कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। आगे बात करते हैं साइटोलॉजी के जनक। साइटोलॉजी के जनक, साइटोलॉजी के जनक कौन है? साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले क्या की थी? कोशिका की खोज की थी। साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। अब आपको पता है कि कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक यानी टिश्यू। और उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विचट ने। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विचट ने किया था। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विचट ने किया था। अब देखिए, अब ये जो उत्तक है ना, जिस प्रकार कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक उसी प्रकार उत्तकों का अध्ययन, ठीक उसी प्रकार उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। और हिस्टोलॉजी के जनक, हिस्टोलॉजी के जनक, हिस्टोलॉजी के जनक है मार्सिलो मेलपिगी। हिस्टोलॉजी के जनक है मार्सिलो मेलपिगी। हिस्टोलॉजी के जनक है मार्सिलो मेलपिगी। तो देखिए, ये जो मानव शरीर है वो मिलकर बनता है कोशिकाओं से। अब कक्षा 7-8 में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता था, अगर आपको याद हो तो, कि उत्तक, अंग एवं तंत्र, उत्तक, अंग एवं तंत्र में क्या अंतर है? देखिए, अब हम बात करें मानव शरीर की। मानव शरीर का निर्माण होता है कोशिकाओं से। कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। अब उत्तक मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अंग का। उत्तक मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अंग का निर्माण करेंगे। उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, जैसे हृदय, फेफड़े, किडनी, ये सब क्या है? अंग है। तो उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। और अंग मिलकर किसका निर्माण करेंगे? तंत्र का। अंग मिलकर किसका निर्माण करेंगे? तंत्र का। और तंत्र मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तंत्र मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो मानव शरीर में कोशिकाएं हैं वो मिलकर उत्तक का निर्माण करेंगी, उत्तक है वो मिलकर अंग का निर्माण करेंगे, और अंग है वो मिलकर किसका निर्माण करेंगे? तंत्र का निर्माण करेंगे। और तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संपूर्ण शरीर का। अब बात करते हैं परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आता है। जैसे पहला प्रश्न है, सबसे व्यस्तम अंग है, सबसे व्यस्तम अंग है। नंबर 1 किडनी, नंबर 2 फेफड़े, नंबर 3 आमाशय, और नंबर 4 हृदय। शरीर का सबसे बिजी अंग, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? किडनी है, फेफड़े हैं, आमाशय है या हृदय है? तो यहां पे सही जवाब क्या होगा? हृदय। तो शरीर का सबसे बिजी अंग कौन सा है? हृदय है। चलो एक प्रश्न की और बात करते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग जिसे अपन क्या बोलते हैं? हरफन वाला अंग बोलते हैं। हरफन
मोला अंग। शरीर का सबसे बड़ा अंग या शरीर का हरफन मोला अंग क्या है? त्वचा। शरीर का हरफन मोला अंग क्या है? त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। अब आगे बात की जाए, अंगों से संबंधित एक प्रश्न और पूछ लेता हूं। वह अंग जो विद्युतीय आवेगों पर कार्य करता है। वह अंग जो विद्युतीय आवेगों पर कार्य करता है। वैसे तो हमारा पूर्ण शरीर है वो विद्युतीय आवेगों पर कार्य करता है। नर्व सिस्टम के माध्यम से, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से विद्युत सिग्नल उत्पन्न होते हैं और उन विद्युत सिग्नलों के माध्यम से संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है, एडजस्टमेंट होता है। अब बात करते हैं कि वह अंग जो विद्युतीय आवेगों पर कार्य करता है। आपके ऑप्शन ये रहे। नंबर 1 बात कर लेते हैं अपन, जैसे फेफड़े। नंबर 2 बात कर लेते हैं हृदय। नंबर 3 बात कर लेते हैं अग्नाशय। और नंबर 4 बात कर लेते हैं लीवर। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? हृदय। हृदय और मस्तिष्क, हृदय और मस्तिष्क पूर्णतः विद्युतीय आवेगों पर कार्य करते हैं। हृदय और मस्तिष्क पूर्णतः विद्युतीय आवेगों पर कार्य करते हैं। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न और है, निम्न में से उत्तक है, निम्न में से उत्तक है। नंबर 1 रक्त, नंबर 2 उपास्थि, नंबर 3 अस्थि और नंबर 4 और। निम्न में से उत्तक है। क्या रक्त एक उत्तक है, उपास्थि एक उत्तक है, या अस्थि एक उत्तक है, या ये सभी एक उत्तक है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? और। अस्थि भी एक उत्तक है, उपास्थि भी एक उत्तक है और रक्त भी क्या है? एक उत्तक है। इनका निर्माण किन से मिलकर होता है? कोशिकाओं से मिलकर होता है। तो ये स्वतंत्र रूप से अपने आप में क्या है? एक उत्तक है। आगे देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने विज्ञान की परिभाषा पढ़ी कि प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन है वो विज्ञान कहलाता है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के वि उपसर्ग की सहायता से ज्ञान शब्द के आगे यूज करके किया गया है, विशेष ज्ञान। इसी प्रकार साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू नो यानी जानना। फिर हमने साइंस के विभिन्न भाग पढ़े, जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। ठीक है, इस प्रकार से नाना प्रकार की वर्तमान में विज्ञान की शाखाएं वो कार्य कर रही है। अब बात करते हैं हम, और फिर हमने मानव शरीर की बात की थी कि मानव शरीर है, मानव शरीर कोशिकाओं, ऊतकों एवं अंगों से किस प्रकार मिलकर बनता है। अब देखो, अब मानव शरीर है, मानव शरीर का निर्माण किससे होता है? तंत्रों से। तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। अब मानव तंत्र है, देखिए, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, आगे बात की जाए रक्त परिसंचरण तंत्र, आगे बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, और आगे बात की जाए तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र। ये विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं जिनसे मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाचन तंत्र की। सबसे पहले अपन बात करेंगे पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र उन अंगों का समूह है, पाचन तंत्र उन अंगों का समूह है जो क्या करते हैं? भोजन का अंतःग्रहण,
जो भोजन का अंतःग्रहण से लेकर, भोजन के अंतःग्रहण से लेकर उसे सरल अणुओं में तोड़कर उसका पाचन होगा, साथ में उसे अवशोषित करके, यानी भोजन का अंतःग्रहण करने के उपरांत, भोजन का अंतःग्रहण करने के उपरांत पाचन के बाद उसे अवशोषण योग्य बनाकर, उसे अवशोषण योग्य बनाकर ऊर्जा उत्पादन में भाग लेते हैं। उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। पाचन तंत्र उन अंगों का समूह है जो भोजन के अंतःग्रहण के बाद उसे सरल अणुओं में तोड़कर, अर्थात उसे पाचित करके अवशोषण के बाद यानी समांगीकरण के बाद ऊर्जा उत्पादन हेतु सभी मिलकर कार्य करते हैं। उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। अब देखिए पाचन तंत्र, अब पाचन तंत्र है, इसके कई भाग हैं। पाचन तंत्र से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाचन क्या होता है। पाचन क्या होता है? भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब देखिए, अब ये जो पाचन है, अब पाचन के बाद जब भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। अब अवशोषण के बाद जीवों में मेटाबॉलिज्म या उपापचय के द्वारा क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। यह संपूर्ण प्रणाली क्या कहलाएगी? पोषण कहलाएगी। यह संपूर्ण प्रणाली क्या कहलाएगी? पोषण कहलाएगी, नरेशन कहलाएगी। अब देखिए, जीवधारियों में पोषण की कई विधियां हैं। जीवधारियों में पोषण की कई विधियां हैं, जैसे स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। अब बात करें स्वपोषी पोषण की। स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि जो हरे पादप है, हरे पादप क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश और अपने अंदर उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से, सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं? ये वायुमंडल में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं। यानी इनके अंदर अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है, जो हम मनुष्यों में नहीं होती। ठीक है, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? स्वपोषी। अब स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? जीवधारी में क्या उपस्थित होना चाहिए? क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट उपस्थित नहीं होगा तो स्वपोषी पोषण नहीं हो सकता। अब चूंकि मानव है वो स्वपोषी न होकर क्या है? विषमपोषी है। वो स्वपोषी न होकर क्या है? विषमपोषी है, जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करता है? स्वपोषियों पर निर्भर करता है। यानी हरे पादपों एवं अन्य जीवधारियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मनुष्य या कई जीव हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवधारियों या स्वपोषियों पर पोषण के लिए क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। उन्हें अपन क्या बोलते हैं? विषमपोषी बोलते हैं। उन्हें अपन क्या बोलते हैं? विषमपोषी बोलते हैं। तो मानव एक विषमपोषी प्राणी है। मानव एक विषमपोषी प्राणी है, जो अपना फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। उसे फूड के लिए स्वपोषियों पर निर्भर रहना पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। अब बात करते हैं, यानी पोषण के आधार पर जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वपोषी और नंबर 2 विषमपोषी। स्वपोषी में क्या होगा? CO2 और CO2 और जल मिलकर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करते हैं? ये खुद बनाते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण बोलते हैं। बैलेंस कर दो बराबर। हाँ, इसे अपन क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण बोलते हैं। अब देखिए, अब विषमपोषी पोषण है। इसमें जीवधारी क्या करता है? स्वपोषियों के द्वारा बनाई हुई
ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट यह विषम कोशियों के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ग्रहण की जाती है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि मानव है वो एक विषम पोषी प्राणी है। मानव है वो एक क्या है, विषम पोषी प्राणी है। अब देखिए आगे, तो मानव विषम पोषी प्राणी है। अब मानव पाचन तंत्र के भाग, मानव पाचन तंत्र के भाग बात करते हैं। सबसे पहले मुख, 2 नंबर पे बात की जाए ग्रसनी, 3 नंबर पे बात की जाए ग्रास नलिका, 4 नंबर पे बात की जाए आमाशय, 5 नंबर पे बात की जाए छोटी आंत, 6 नंबर पे बात करते हैं बड़ी आंत, और 7 नंबर पे बात करते हैं गुद्दा नाल। ये सब क्या है, पाचन तंत्र के भाग। अब उसके अलावा कुछ पाचन सहायक ग्रंथियां भी होती है, कुछ पाचन सहायक ग्रंथियां भी होती है, जिसमें सबसे पहले है लार ग्रंथि, 2 नंबर पे है अग्नाशय, और 3 नंबर पे है यकृत। 3 नंबर पे क्या है, यकृत। ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखिए आगे, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मुख के बारे में कि मुख है, मुख में भोजन का पाचन या पाचन की शुरुआत किस प्रकार से होती है वो देखिए। ये इस प्रकार से मानव मुख है। अब मानव मुख है, इसकी शुरुआत किससे होती है, 2 मासल होठों से होती है। मानव मुख है, इसकी शुरुआत किससे होती है, 2 मासल होठों से होती है। तो सबसे पहले 1 नंबर पे अपन बात करते हैं मुख की। अब मुख है, इसमें उपस्थित होते हैं होठ, दांत, तालू, जीभ और यवला। होठ, दांत, तालू, जीभ और यवला। अब देखिए, होठ कितने होते हैं, 1 जोड़ी होठ होते हैं कि इसमें क्या नई बात है, 1 जोड़ी होठ होते हैं, सबको पता है 1 जोड़ी होठ होते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि होठ है मुख को खोलने व बंद करने का कार्य करते हैं। मुख है वो होठ है वो मुख को खोलने व बंद करने का कार्य करते हैं, बंद करने का कार्य करते हैं। आगे बात करें, होठ है, होठों में स्वेद ग्रंथियां, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि होठों में स्वेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। होठों में स्वेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, अर्थात कभी भी गौर कर लेना, होठों पर पसीना नहीं आता, कभी भी होठों पर पसीना नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें स्वेद ग्रंथियां उपस्थिति नहीं होती, अनुपस्थित होती है। पूर्ण रूप से स्वेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती है, इस कारण होठों पर कभी भी पसीना नहीं आता। आगे बात कर सकते हैं कि शरीर में ऐसे भी कई स्थान हैं जहां पर पसीना नहीं आता। ऐसे 2 स्थान और है जहां पर स्वेद ग्रंथियां पूर्णतः अनुपस्थित होती है। जैसे 1 नंबर पे बात करें अपन मादा योनि, मादा योनि में क्लाइटोरियस भाग है, मादा योनि में जो क्लाइटोरियस है उस पर स्वेद ग्रंथियां उपस्थित नहीं होती, इस कारण वहां पसीना नहीं आता। आगे बात करें मानव नर,
नर पेनिस बोल दें या नरलिंग बोल दें, नरलिंग है इसका सबसे ऊपरी भाग, जिसे बोलते हैं ग्लास पेनिस। ग्लास पेनिस, ग्लास पेनिस पर भी स्वेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती है, इस कारण यहां पसीना नहीं आता। तो शरीर में से 3 अंग है मुख्य रूप से, होठ, क्लाइटोरियस और ग्लास पेनिस। ग्लास पेनिस, क्लाइटोरियस और होठ, इन पर कभी भी पसीना नहीं आता। इनका कारण क्या है कि इनमें स्वेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। आगे बात करें कि जो होठ है, जो होठ है, इन होठों के अंदर, इन होठों के अंदर मिस नर्स, होठों के अंदर मिस नर्स नामक कणिका उपस्थित होती है। होठों में मिस नर्स नामक कणिका उपस्थित होती है। इस कणिका की उपस्थिति के कारण, मिस नर्स नामक कणिका की उपस्थिति के कारण होठ है वो अत्यंत संवेदनशील अंग है या अति संवेदी अंग है। होठ है वो बहुत ही क्या है, संवेदी अंग है। क्या बातें पढ़ी है कि होठ है वो मुंह को खोलने व बंद करने का कार्य करता है। होठों पर स्वेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। क्लाइटोरियस जो मादा योनि का भाग है और ग्लास पेनिस जो नर के शिश्न का सबसे ऊपरी भाग है, इनमें भी स्वेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार होठ है, इनमें मिस नर्स नामक कणिका पाई जाती है, जिसके कारण होठ है वो अत्यंत संवेदी अंग है, बहुत ज्यादा संवेदनशील अंग होते हैं होठ। आगे बात करें, होठ हैं इनके अंदर सीबेशियस, सीबेशियस ग्रंथि पाई जाती है। होठों में सीबेशियस ग्रंथि पाई जाती है, जो वास्तव में क्या है, मोम ग्रंथि का रूपांतरित स्वरूप है। जो वास्तव में मोम ग्रंथि का रूपांतरित स्वरूप है। होठों में सीबेशियस ग्रंथि पाई जाती है, जो वास्तव में मोम ग्रंथि का रूपांतरित स्वरूप है। अब ये जो सीबेशियस ग्रंथि है ना, वो होठों को नम बनाए रखती है, होठों को सूखने से रोकती है। कौन सी ग्रंथि? सीबेशियस ग्रंथि। तो होठों में उपस्थित सीबेशियस ग्रंथि जो मोम ग्रंथि का रूपांतरित स्वरूप है, वह होठों को नम बनाए रखती है। ठीक है, तो ध्यान में रह जाएगा कि होठ है वो मानव में एक जोड़ी होठ होते हैं जिनका रंग हल्का गुलाबी या लाल होगा। अब ये मुख को खोलने व बंद करने का कार्य करते हैं। या अपन बोल सकते हैं कि मुख की शुरुआत किससे होती है? 2 मांसल होठों से होती है। होठ है वो मांसल अंग है, न कि पेशीय अंग। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से पेशीय अंग कौन सा है या मांसल अंग कौन सा है। ठीक है, तो होठे क्या है? मांसल अंग है, न कि पेशीय अंग। तो मुख की शुरुआत एक जोड़ी मांसल होठों से होती है, जो मुख को खोलने व बंद करने का कार्य करते हैं। होठों में स्वेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। क्लाइटोरियस और ग्लास पेनिस में भी स्वेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। होठों में मिस नरस नामक कणिका, होठों में मिस नरस नामक कणिका उपस्थित होती है, जिसके कारण होठ अत्यंत संवेदनशील अंग होते हैं। आगे बात करें कि होठों के अंदर सीबेशियस ग्रंथि उपस्थित होती है। हमारे शरीर में मोम ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो मोम ग्रंथि, होठों की जो मोम ग्रंथि है वो रूपांतरित होकर सीबेशियस ग्रंथि में बदल जाती है, और यह सीबेशियस ग्रंथि होठों को नम बनाए रखती है, अर्थात होठों को सूखने से रोकती है। ठीक है, अब ये तो था होठों के बारे में। अब 2 नंबर पे अपन बात करते हैं दांतों की। 2 नंबर पे अपन बात करते हैं दांतों की। दांत, दांत शरीर का सबसे कठोरतम अंग, शरीर का सबसे कठोरतम अंग दांत है। सबसे कठोरतम अंग, शरीर का सबसे कठोरतम अंग क्या है? दांत है। आगे बात की जाए, दांत है उसका निर्माण कैल्शियम फोस्फेट, दांत है इसका निर्माण कैल्शियम फोस्फेट, दांत है इसका निर्माण कैल्शियम फोस्फेट से होता है। कैल्शियम फोस्फेट Ca3PO4 की होल ट्वाइस, कैल्शियम फोस्फेट। हम ये बोल सकते हैं कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम यौगिक, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम यौगिक क्या है? कैल्शियम फोस्फेट है। अगर बात की जाए, कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में कैल्शियम फोस्फेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट भी आ सकता है, तो दांत का निर्माण कैल्शियम फोस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों मिलकर करते हैं, CaCO3। कैल्शियम फोस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? दांत का निर्माण करते हैं।
अब आपको पता होगा कि दांत है, इसके ऊपर एक इनेमल नामक परत पाई जाती है। दांत है, इसके ऊपर इनेमल नामक एक परत पाई जाती है, और यह इनेमल है ना, वो पूरा का पूरा किससे बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। अगर बात की जाए शरीर के सबसे कठोरतम पदार्थ की, शरीर के सबसे कठोरतम पदार्थ की, शरीर के सबसे कठोरतम पदार्थ की, तो क्या होगा? इनेमल होगा। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है इनेमल होता है, और शरीर का सबसे कठोरतम यौगिक, शरीर का सबसे कठोरतम यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट होता है। शरीर का सबसे कठोरतम यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और शरीर का सबसे कठोरतम अंग दांत होता है। शरीर का सबसे कठोरतम अंग दांत होता है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें कि मानव दांत है ना, जो मानव दंत है, वो मानव दंत है, इनके बारे में तीन बातें चलती है। नंबर एक कि मानव में विषम दंती व्यवस्था पाई जाती है। मानव में विषम दंती व्यवस्था पाई जाती है, यानी मानव में जो दांत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसे नहीं होते। तो मानव में विषम दंती व्यवस्था पाई जाती है। 2 नंबर पे बात करें कि जो मानव है, मानव में द्विबार दंती, मानव में द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात मानव को अपने जीवन काल में 2 बार दांत उगते हैं। मानव को अपने जीवन काल में 2 बार दांत उगते हैं। ठीक है, इस कारण मानव में द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है। 3 नंबर पे बात करें कि मानव में दांतों की गलत दंती व्यवस्था पाई जाती है। मानव में जबड़ों के अंदर जो गड्ढे होते हैं, मानव में जबड़ों के अंदर जो गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों के अंदर दांत उपस्थित होते हैं। इस कारण इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे? गलत दंती व्यवस्था बोलेंगे। इस व्यवस्था को गलत दंती व्यवस्था बोलेंगे। तो मानव में विषम दंती, द्विबार दंती या गलत दंती, विषम दंती, द्विबार दंती या गलत दंती व्यवस्था पाई जाती है। क्या पढ़ा? कि शरीर का सबसे कठोरतम अंग दांत, शरीर का सबसे कठोरतम अंग दांत। शरीर या ये जो दांत है वो किससे मिलकर बनते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से। अब ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो शरीर का सबसे कठोरतम यौगिक है, शरीर का सबसे कठोरतम कंपाउंड। प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। 2 नंबर पे अगर बात की जाए कि प्रकृति में सबसे कठोर धातु, प्रकृति में सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम। प्रकृति में सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम है, जिसे अपन व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना, सफेद सोना। तो प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ, प्रकृति में सबसे कठोरतम धातु है वो तो प्लेटिनम है, और प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ बोल दो या यौगिक बोल दो, क्या है? हीरा है। और हमारे शरीर का सबसे कठोरतम अंग कौन है? दांत है। अब दांतों के ऊपर इनेमल नामक एक लेयर पाई जाती है, जो किससे बनती है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनती है, और ये इनेमल है वो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। इनेमल है वो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। अब मानव दंत है, मानव दंत की व्यवस्था होती है विषम दंती, यानी अलग अलग प्रकार के दांत। द्विबार दंती यानी मानव को जीवन काल में 2 बार दांत उगते हैं, और गलत दंती यानी जबड़े के अंदर जो गड्ढे होते हैं, जबड़े के अंदर जो गड्ढे होते हैं उनके अंदर उपस्थित होते हैं दांत। इस कारण से क्या बोलेंगे? गलत दंती व्यवस्था बोलेंगे। आगे बात करते हैं, जो मानव दंत है या दांत है उनका रंग कैसा होता है? दांतों का रंग, दांतों का रंग कैसा होना चाहिए? आजकल आपने एडवर्टाइजिंग में देखा होगा कि ये टूथपेस्ट है जो सफेद चमचमाते दांत वगैरह वगैरह। हकीकत में दांतों का रंग सफेद नहीं होता, दांतों का वास्तविक रंग सफेद नहीं होता। दांतों का वास्तविक रंग होता है हल्का पीला। दांतों का वास्तविक रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग होता है, सफेद रंग नहीं होता। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि दांतों का वास्तविक रंग कैसा होगा? सफेद होगा। तो दांतों का वास्तविक रंग सफेद नहीं होता। दांतों का वास्तविक रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। दांतों का वास्तविक रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो दांत है, जो दांत हैं वो किस में उपस्थित होते हैं? जबड़े। देखिए, जबड़ा, सबसे पहले बात करते हैं अपन जबड़ा, और जबड़े के ऊपर क्या पाया जाता है? मसूड़ा। जबड़े के ऊपर क्या पाया जाता है? मसूड़ा। और मसूड़े पर क्या पाया जाता है?
मसूड़े में पाए जाते हैं गड्ढे, और उन गड्ढों में क्या उपस्थित होता है? दांत उपस्थित होता है। जबड़ा, मसूड़ा और दांत। जबड़े, जबड़े के ऊपर मसूड़े, और मसूड़े में क्या उपस्थित होते हैं? दांत उपस्थित होते हैं। जबड़े के बारे में एक रोचक फैक्ट, शरीर की सबसे कठोरतम अस्थि, शरीर की सबसे कठोरतम अस्थि कौन सी है? जबड़े की अस्थि है। शरीर की सबसे कठोरतम अस्थि कौन सी है? जबड़े की अस्थि है, जो आसानी से नहीं टूटती। अब आगे बात करें, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर है। और शरीर की सबसे कठोरतम अस्थि कौन सी है? जबड़े की अस्थि है। आगे देखिए, तो हमने अभी तक पढ़ा है दांतों के बारे में। अब बात करते हैं दांतों में जो द्विबार दंती व्यवस्था है, दांतों में जो द्विबार दंती व्यवस्था है वो किस प्रकार से होती है। देखिए, मानव है, उसमें दांत है, वो जीवन काल में कितनी बार उगेंगे? जीवन काल में 2 बार उगते हैं। जो पहली बार दांत उगते हैं उन्हें बोलते हैं दूध के दांत, उन्हें बोलते हैं दूध के दांत। ठीक है, जो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। दूध के दांत है जो अस्थायी होते हैं। 2 नंबर पे बात करें स्थायी दांत। 2 नंबर पे क्या बात करें? स्थायी दांत। अब देखिए, दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांत होते हैं 20। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, जो साधारणतः 5 से 7 वर्ष की उम्र में गिर जाते हैं। ठीक है, और स्थायी दांत, इनकी संख्या कितनी होती है? 32। इनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो स्थायी दांत है, ये जो स्थायी दांत है, इनकी बात कर लेते हैं। ये कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। स्थायी दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, और 4 नंबर पे बात करते हैं सवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक है, इन्हें बोलते हैं इंसाइजर। रदनक, इन्हें बोलते हैं केनाइन। अग्रचवर्णक, इन्हें बोलते हैं प्रीमोलर, और 4 नंबर पे इन्हें बोलते हैं मोलर। 4 नंबर पे बोलते हैं इन्हें मोलर। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब देखिए, कृंतक दांत है, इनके उगने का समय, इनके उगने का समय, कृंतक दांत है वो सामान्यतः 6 माह की उम्र में उग जाते हैं। कृंतक दांत है वो सामान्यतः 6 माह की उम्र में उग जाते हैं। जो सामान्यतः ऊपर वाले या नीचे वाले दांत, आगे के जो दांत निकलते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? कृंतक, जो लगभग 6 माह की उम्र में उग जाते हैं। केनाइन या रदनक, केनाइन या रदनक, केनाइन या रदनक दांत है वो लगभग 18 माह या बोल दे 2 साल, 18 माह या 2 साल की उम्र में उगते हैं। 18 माह या 2 साल की उम्र में उगते हैं। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक दांत है वो 11 से 12 वर्ष की उम्र में उगते हैं। 11 से 12 वर्ष की उम्र में उगते हैं। लास्ट बच गए चवर्णक, इनका पूर्ण विकास है वो लगभग 15 वर्ष की उम्र में हो जाता है। इनका पूर्ण विकास है वो लगभग 15 वर्ष की उम्र में हो जाता है। कृंतक है वो 6 माह की उम्र में उगते हैं। रदनक है वो लगभग 18 माह से 2 साल की उम्र में उगते हैं। अग्रचवर्णक या परिमूलर हैं वो 11 से 12 वर्ष की उम्र में उगते हैं। और चवर्णक या मूलर दांत है वो 15 से 15 वर्ष की उम्र में उगते हैं। अब देखिए, अब ये जो कृंतक दांत है इनका कार्य क्या है? कृंतक दांत है, इनका कार्य क्या है? कृंतक दांत भोजन को काटने का कार्य करते हैं। कृंतक दांत है वो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब रदनक दांत है वो भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। रदनक दांत है वो भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। आगे बात करें, अग्रचवर्णक है वो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, या साधारण रूप से बोले तो ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, पीसने या चबाने का कार्य करते हैं। और ये जो मोलर दांत है वो भी भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं इनकी संख्या की,
कि ये दांत कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। देखिए कृंतक दांत, इनकी संख्या कितनी होती है, कृंतक दांत इनकी संख्या कितनी होती है, 4 + 4 बराबर है 8। 4 ऊपर वाले कृंतक दांत और 4 नीचे के जबड़े के कृंतक दांत, तो इनकी संख्या कितनी हो गई 8। तो कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। अब बात करते हैं रदनक। रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है। रदनक दांत है, इनकी संख्या होती है 2 + 2 बराबर है 4। रदनक दांत है, इनकी संख्या कितनी होती है 2 + 2 बराबर 4। राक्षस वाले दांत है ना, वो रदनक दांत ही होते हैं। राक्षस वाले दांत अक्सर चुड़ैलों के जो दांत दिखाते हैं ना लंबे लंबे, वो कौन से दांत होते हैं, रदनक दांत होते हैं। इनकी संख्या होगी 4। अब आगे बात करें, इनके बारे में 2 रोचक फैक्ट बताता हूं। कृंतक दांत, चूहे के कृंतक दांत है ना, वो उम्र भर वृद्धि करते हैं। चूहे के कृंतक दांत है, वो उम्र भर बढ़ते रहते हैं। अब चूहा क्या करेगा, उन बढ़ते हुए दांतों को घिसाएगा। चूहा उन बढ़ते हुए दांतों को घिसाएगा। अब उन दांतों को घिसाने के लिए चूहा लगातार वस्तुओं को कुतरता है। चूहा लगातार वस्तुओं को कुतरता है। अगर चूहा वस्तुओं को नहीं कुतरेगा, अगर चूहा वस्तुओं को नहीं कुतरेगा तो उसके कृंतक दांत हैं वो घिसेंगे नहीं, और जब कृंतक दांत घिसेंगे नहीं तो वे जबड़े को या मसूड़े को पार करते हुए आर पार हो जाएंगे, जिससे चूहे की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। इस कारण ये हमेशा क्या करता है, कृंतक चूहा हमेशा वस्तुओं को दांत घिसने के लिए कुतरता रहता है। अब बात करें रदनक दांत। मांसाहारी जंतु होते हैं ना, जैसे शेर, चीता, मांसाहारी जंतु है, इनके रदनक दांत हैं वो ज्यादा विकसित होते हैं, ज्यादा तीखे होते हैं, ज्यादा बढ़े हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें मांस को चीरना फाड़ना पड़ता है, इसलिए ये दांत इनके ज्यादा विकसित होते हैं। और जो हाथी होता है ना, हाथी, उसके रदनक दांत इतने बड़े होते हैं कि वो मुख से बाहर आ जाते हैं। तो हाथी के जो दांत है ना, वो वास्तव में रदनक दांत होते हैं, और चूहे के जो आगे के दांत है वो कृंतक होते हैं, और हाथी के जो दांत हैं वो रदनक दांत होते हैं। हाथी के दांत रदनक दांत होते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इनकी संख्या हो गई 8 और इनकी संख्या हो गई 4। अब बात करते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर यानी अग्र चौर्णक, इनकी संख्या कितनी होगी, 4 + 4 8। इनकी संख्या कितनी होती है 8 होती है। अब लास्ट बच गए चवर्णक। चवर्णक दांतों की संख्या 6 + 6 बराबर 12 होती है। कितनी होती है 12। और टोटल दांतों की संख्या कितनी होगी, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 8 32। तो मानव में कुल दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। मानव में कुल दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर दांत है वो 6 माह की उम्र में उगते हैं। केनाइन दांत है वो 18 माह से 2 वर्ष की उम्र में उगते हैं। प्रीमोलर दांत है वो 11 से 12 वर्ष की उम्र में उगते हैं, और चौवर्णक या मोलर दांत है वो लगभग 15 वर्ष की उम्र में उगते हैं। अब आगे बात करें, ये जो कृंतक दांत है ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रदनक दांत है वो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, और अग्र चवर्णक है वो भोजन को पीसने व चबाने का कार्य करते हैं, और चवर्णक दांत है वो भी भोजन को पीसने व चबाने का कार्य करते हैं। अब इनकी संख्या की बात की जाए तो कृंतक दांत है, इनकी संख्या 4 + 4 8 होती है। रदनक दांत है, इनकी संख्या 2 + 2 = 4 होती है। इसके बारे में एक बात और बता दूं कि जो रदनक दांत है, वैसे सारे के सारे दांत पास पास स्थित होते हैं, लेकिन रदनक दांत है वो सारे के सारे एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं, चारों कोनों पर स्थित होते हैं रदनक दांत। अगर बात करें कृंतक, चवर्णक और अग्र चवर्णक की, तो ये दांत एकदम पास पास नजदीक नजदीक स्थित होते हैं। लेकिन अपने बात करें केनाइन यानी रदनक दांत की, तो रदनक दांत है वो चारों कोनों पर अलग अलग स्थित होते हैं। और अग्र चवर्णक इनकी संख्या भी 8 होती है, और चवर्णक इनकी संख्या भी कितनी होती है 8। तो कुल मिलाकर दांतों की संख्या कितनी होती है 32 होती है। कुल मिलाकर दांतों की संख्या कितनी होती है 32 होती है। अब यहां पे सबसे बढ़िया बात, एक बात आती है अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ जिसे हम साधारण भाषा में अक्कल जाड़ बोलते हैं।
अक्कल दाढ़। अब ये जो अक्कल दाढ़ है ना, वो इन 32 दांतों में शामिल नहीं होती। अक्कल दाढ़ है वो इन 32 दांतों में शामिल नहीं होती। यह एक अवशेषी अंग है, यह एक अवशेषी अंग है। अक्कल दाढ़ है वो एक अवशेषी अंग है, वो 32 दांतों के अलावा होती है, 32 दांतों के अलावा होती है, जो साधारणतः 21 से 25 वर्ष की उम्र में उगती है। जरूरी नहीं है कि ये उगे, जरूरी नहीं है कि ये उगे, लेकिन अगर ये उगती है ना तो इसे अवशेषी अंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये एक अवशेषी अंग है, ये इन 32 दांतों का भाग नहीं है, ये 32 दांतों का भाग नहीं। तो आज हमने इतना पढ़ा। आज सबसे पहले अपन ने शरीर की रचना के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा है, मुख की शुरुआत करते हुए होठ एवं दांतों के बारे में जाना। ठीक है, अब दांतों को जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि दांत है वो शरीर का सबसे कठोरतम अंग है, किस प्रकार से दांत उगते हैं, गलत दंती व्यवस्था है, विषम दंती व्यवस्था है, और दांतों के अपन ने भागों के बारे में वर्णन किया। तो फ्रेंड्स, इससे आगे हम जानेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद।